बेटा इसको बैलेंसिंग कर लीजिए, ये लॉक कर दीजिए और इसको ट्रांसफर ये भी लॉक कर दीजिए और ये बैलेंसिंग अमाउंट को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। वहां से नहीं करेगा भाई 8,08,000 और इनका कितना 1,44,144। तो बैलेंसिंग उन्होंने क्या बताया कि इनका कैपिटल कितना लाना चाहिए, एटलीस्ट इनका कैपिटल कम से कम 12 लाख होना चाहिए, इतना है। तो इसमें कितना इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा, 3,92,000 3,92,000 ये ब्रिंग करेंगे तो इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, 12 लाख, कम से कम 12 लाख होना भी चाहिए। और ये कितना ब्रिंग करेंगे बेटा, ये कितना ब्रिंग करेंगे, 8 लाख का हो जाए तो 66 हाँ 56 और 2 लाख हो जाएगा और 2 वो और 6,56,6,56। तो ये पूरा क्वेश्चन था कि इनका कैपिटल 12 और 8 मिला के 20 हो गया। ओके आगे देखिए, अब कुछ और करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज्ड ओनली बाय द क्रेडिटर, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ क्रेडिटर ही नहीं, आपका वनर जो होता है वो भी एनालिसिस करता है, गवर्नमेंट। तो एक ही लोग नहीं होते, उसमें जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहला वाला ही आपका, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट है और ये सही हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट टेक प्राइस लेवल चेंज इनटू द कंसीडरेशन, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, ये भी सही बात है, हमको गलत बात पहचाना था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी सही बात है। तो ये सही, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा क्योंकि हमको बताना था इनकरेक्ट, हमको बताना था इनकरेक्ट। आगे देखिए, आगे कह रहा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो उसका फॉर्मूला बताना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कितनी पूंजी आपने बिजनेस में लगा रखी है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। मींस कि आपके बैलेंस शीट का वो दो मेजर है, करंट लायबिलिटी को छोड़ के जितना पोर्शन होता है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। या दूसरा फार्मूला क्या होता है कि नेट नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स अक्रॉस से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा तो नेट करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे देखिए, डैश will decrease the debt equity ratio and does not change the current ratio। करा इसमें से कौन सा चीज है, कौन सा काम करने पे आपका डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा लेकिन आपका जो करंट रेशियो होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बेअसर रहेगा, बताना। अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश पड़ेगा। अगर आप इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हो और कैश ले रहे हो तो आपका करंट एसेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स अगर बढ़ गया
₹1 से बढ़ गया तो आपका जो करंट रेशियो होगा ना वो चेंज हो जाएगा, और कहा चेंज नहीं होना चाहिए। करंट रेशियो बगैर चेंज हुए डेट इक्विटी रेशियो कब को कम करना है, किस ट्रांजैक्शन को, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, ये इससे भी हो जाएगा। आगे का रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, इससे भी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि पैसा जाएगा, रिडक्शन करेंगे तो डिवेंचर आएगा और पैसा जाएगा। और पैसा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स जब जब प्रभावित होगा तब तब करंट रेशियो प्रभावित हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इससे नहीं। इशू आप शेयर कर रहे हो और अगर आप शेयर इशू करोगे डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, पहली बात तो ये करंट वाला देख लो, करंट रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि करंट की चीजें नहीं है ना। इशू ऑफ शेयर जो होता है वो करंट रेशियो ना करंट एसेट्स में आता है ना करंट लायबिलिटी में आता है, पहली बात तो ये। अगर ये दोनों नहीं आता तो रेशियो में चेंज नहीं होगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी किसी रेशियो में नहीं आता, करंट ना करंट एसेट्स में आता है ना करंट लायबिलिटी में आता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए था। दूसरी चीज इसको सेटिस्फाई कर ले जाओ कि डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू द डेट अपॉन इक्विटी, और आप इक्विटी इशू कर रहे हो, इसका मतलब ₹1 से किसी को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो कम आने लगेगा। जितने ऊपर की वैल्यू अगर मान लो 5 है, डेट 5 है, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 2.5 आ रहा था। अगर मान लो आपने इक्विटी इशू किया है, इसके बदले इक्विटी शेयर आपने इशू किया है, तो ये 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा और डिक्रीज कर जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, purchase of goodwill is classified as the investment activity in case of all types of enterprises. Purchase of goodwill, it means non-current assets, और नॉन करेंट एसेट्स अगर आप परचेस करते हो तो वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात की है तो बिल्कुल सही बात ही की है। दूसरी बात, करेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्लासिफाइड as financing activities in case of all types of enterprise, नहीं। all types अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है तो अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। किस एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस जितने भी होते हैं उनके लिए ये इंटरेस्ट जो है वो अगर पे कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएगा, और ऑपरेटिंग में भी जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। कहां पे है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। आगे देखिए, आगे क्या है, मनी इज लिमिटेड है। मनी इज लिमिटेड हैज बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हैज 9 लाख एंड 12 लाख एज ऑन 31/2023 और 2024। 2023 का 9 लाख, 2024 का 12 लाख। और कह रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द टैक्स है वो 6 लाख का है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट ऑफ पेड। एक छोटा सा प्यारा सा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस बीडी कितना 9 लाख, और इधर क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 12 लाख। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 6 लाख बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 6 लाख। ये कितना हो जाएगा बेटा 15 लाख। अगर 15 लाख का आपका टोटल टैक्स हुआ और 12 लाख का शो कर रहे हैं आप, तो टैक्स पेड कितना किए होंगे, टू बैंक कितना हुआ होगा बेटा 3 लाख। 3 लाख जहां पे करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो ये आगे एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 30 लाख विल बी रिजल्ट इन, कह रहे हैं कि आप इक्विटी शेयर इशू किए हो और एक मशीनरी ले रहे हो, इक्विटी शेयर इशू करके आप मशीनरी ले रहे हो, तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है, लेकिन इनफ्लो नहीं हो रहा है कैश का। इनफ्लो कहाँ होगा भाई? आपने मशीनरी ली और इक्विटी शेयर दिया, मशीनरी लेके इक्विटी शेयर देना, क्या पैसा आएगा? नहीं, मशीनरी आएगा। और कह रहा है क्या पैसा यहाँ पे आ रहा है? नहीं। अच्छा, जा क्या रहा है? क्या पैसा जा रहा है? नहीं, पैसा जा भी तो नहीं रहा है। जा क्या रहा है? एक शेयर जा रहा है बस। और कह रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? नहीं। क्या आउटफ्लो हो रहा? नहीं। ये वाला आपसे सही जगह, नो फ्लो ऑफ। आप मशीनरी खरीद रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, पैसे की बात ही नहीं है, और तीनों में इनफ्लो या आउटफ्लो लिखा है, ये सब गलत। ये वाला आपसे आगे देखिए, कह रहा है नेम द मेजर हेड एंड सब हेड under the following items shown in the balance sheet of the company schedule, third part 1 of the company. Major head और sub head. Accrued income क्या होता है? Accrued income is that type of income that is earned but not received. The income which is earned but not received, that is accrued income. आपने वो मतलब आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। तो आपके लिए संपत्ति का काम करेगा, एसेट्स तो है, लेकिन कौन सा वाला एसेट्स है बेटा? करेंट एसेट्स है। कैसा है? करेंट। और कहाँ पे जाएगा? अदर करेंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा? अदर करेंट एसेट्स। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब WIP क्या होता है? इन्वेंट्री का पार्ट होता है। पहले मटेरियल रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद WIP वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और लास्ट में जाकर क्या बनता है? फिनिश गुड्स बनता है। तो ये सब इन्वेंट्री की पार्ट है। तो इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है बेटा? स्टॉक किसका पार्ट होता है? करंट एसेट्स होता है। और करंट में इन्वेंट्री में जाएगा इन्वेंट्री। अच्छा, कैपिटल एडवांसेस आपने दिया है, तो कैपिटल एडवांस अगर आपने दिया है तो नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। और इसमें कौन सा वाला एसेट्स बेटा? हाँ, लोन एंड एडवांस। तो ये था। आगे देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023-24। एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, और उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और टैक्स रेट है। बना लेंगे बेटा, एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बना लेंगे। कहाँ से? यहाँ से। क्या क्या इसमें लिखते हैं बेटा? पर्टिकुलर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, करंट ईयर होता है, एब्सोल्यूट चेंज होता है और परसेंटेज चेंज। ये चार चीजें होती हैं, चार कॉलम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में होता है। और सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, ठीक है, उसको लिखते हैं। इसमें से लेस क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। और एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंस हैं, क्या एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है और दूसरा क्या है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ठीक है। तो देख लेंगे क्या क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले 40 था 50 हो गया है, पहले 40 था 40 लाख था, अब 50 लाख हो गया है। आप बताइए चेंज कितना का आया, 10 लाख का। तो कितने परसेंट का चेंजेस हुआ बेटा, अगर पहले 40 था अब 10 लाख का डिफरेंस आया तो हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं, चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर, चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो 10 लाख अपॉन 40 लाख इनटू 100 करेंगे कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। अच्छा, और क्या है, उसके बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है 7 लाख, पहले 5 था 7.5 हो गया, पहले 5 था अब 7.5, यानी कि 2.5 लाख रुपया बढ़े। तो 5 लाख का 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख का कितना होता है, 50% होता है। अच्छा, और क्या है, अदर एक्सपेंस 27 लाख 50 हज़ार 20 लाख, पहले 20 लाख था 27 लाख 50 हज़ार, तो पहले 20 था अब 27 लाख 50 हज़ार हो गया, यानी कि 7 लाख 50 हज़ार से बढ़ गया है। अब 7 लाख 50 हज़ार 20 लाख का कितना होता है उसको निकाल लीजिए बेटा। 7 लाख 50 हज़ार 20 लाख into 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 6 2 1 14, 37.5, 37.5, ठीक है। $7.5 लाख, हाँ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इसको लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। ये कितना होगा बेटा, 20 और 5 25 लाख, 25 लाख, और ये कितना होगा 27 और 7 34, एक 35 लाख, 35 लाख, और ये कितना होगा 10 लाख। चेंजेस कितने का होगा, 10/25, यानी कि 25% का। 10 लाख 25 लाख का कितना परसेंट होता है, 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 1 2 1 2 3 1 2 3, 25 चौका 40%, 40%, ठीक है। अच्छा, ये था। अब आप माइनस कर दीजिए, इसमें से टोटल एक्सपेंस आपका आ गया, टोटल एक्सपेंस। अब टोटल ए में से बी को हम माइनस करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 40 माइनस 25 यानी 15, और 50 माइनस 35 यानी 15, और इन दोनों का डिफरेंस निल, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, निल। अच्छा, बिफोर टैक्स है, इसमें से लेस क्या करते हैं बेटा, टैक्स। कितना परसेंट टैक्स था, 50% था, और 15 लाख का 50% कितना होता है, 7.5 लाख, और ये भी कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। डिफरेंस कितना हो जाएगा, निल,
तो यहाँ पे कितना आएगा 9, और उसके बाद बचेगा कितना 7.5 लाख, 15 माइनस 7.5 यानी कि 7.5, और ये भी कितना हो जाएगा 7.5 लाख, और ये भी नील, और ये भी। बहुत आसान होता है, ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, आप फ्री के नंबर ले सकते हैं इसमें। आगे देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है। करेक्ट कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्विक रेशियो दे रखा है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है। इन्वेंट्री एट द एंड जो होगा वो 20,000 ज्यादा होगा कितने से, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग जितना होगा उससे 20,000 ज्यादा एंड का इन्वेंट्री होगा। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले या तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला रखिए, इन्वेंट्री ही निकाल लीजिए आप। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला रखते हैं तो इन्वेंट्री निकालें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS हम निकाल लेंगे और एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया है। COGS कैसे निकलेगा बेटा, COGS निकाल लेंगे कैसे, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो हमारा COGS इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 4 लाख माइनस 75,000 यानी कि 3,25,000, 3,25,000 हो जाएगा, 3,25,000। और एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना आएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,25,000 अपॉन 5। तो 5 6 जा 30 और 5 5 65। एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, 65,000। अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल गया है तो एवरेज इन्वेंट्री में क्या बोला, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू जितना बिगिनिंग का है उससे बिगिनिंग प्लस क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग का कितना होगा, बिगिनिंग प्लस 20,000 ज्यादा, बिगिनिंग प्लस 20,000 ज्यादा अपॉन 2। ये आपको पता है 65,000 है, तो 2 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2B प्लस 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 इस 20,000 इधर लाएंगे तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि B इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, B इज इक्वल टू 55,000। अगर B इज इक्वल टू 55,000 है तो बिगिनिंग अगर 55,000 है तो एंड का कितना होगा बेटा, इससे 20,000 ज्यादा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, 55 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा बेटा, 75। मतलब बिगिनिंग का 55 और एंड का 75। ये चीज तो हमने देख लिया। अच्छा, और क्या देखना था हम लोगों को, अच्छा कह रहा है कि करंट एसेट्स को बता दो और क्विक एसेट्स को बता दो, और क्विक रेशियो दे रखा है। क्विक रेशियो अगर दे रखा है तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
क्विक रेशियो कितना है 0.7 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स हमको नहीं पता है, करंट लायबिलिटी हमको पता है कितना 80,000। अगर ये 80,000 है तो क्विक एसेट्स कितना होगा बेटा, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू होगा 8 से 56 कितना होगा 56,000। और हमसे क्या पूछा था, क्विक एसेट्स तो पूछा था 56,000 हमारा क्विक एसेट्स आ जाएगा। क्विक एसेट्स अगर 56,000 आ गया है और हमसे क्या पूछ रहा है कि करंट एसेट्स बता दो, तो क्विक एसेट्स में हम क्या जोड़ते हैं कि वो करंट एसेट्स हो जाता है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स अगर 56,000 है और इन्वेंट्री आपका क्लोजिंग का इन्वेंट्री कितना है 75,000 है, तो करंट एसेट्स क्या है कितना 000 56,000 की करीब ओवर और 7 5 12 1,30,000 आपका करंट एसेट्स। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है आपका रेशियो का। Calculate the return on investment from the following information. Net profit after interest and tax दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 6 लाख, लेकिन हमको चाहिए क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल क्या होता है बेटा कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन दिया क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमको उसको कन्वर्ट कर देना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो टैक्स कितना दिए, टैक्स दिए 40%। अच्छा ये बताइए अगर ये 40% टैक्स दे दिए हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है 60% को, इसका 100% कितना होगा यानी कि 10 लाख रुपए इनका है बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स अगर 10 लाख है, ये बात समझ में आ रही है। अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख, और टैक्स रेट अगर दिया है कितना बेटा 40%। अगर टैक्स देने के बाद ये 6 लाख है, 40% टैक्स देने के बाद अगर ये 6 लाख है, ये पूरी होल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है 60% को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका बताइए टैक्स देने के पहले की वैल्यू कितनी थी इसकी 10 लाख। ये क्या चल गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बेटा इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट कितना दिया आपने, इंटरेस्ट दिया 2 लाख में 10% यानी कि 20 लाख में 10 यानी 2 लाख यानी कि 2 लाख इसमें और ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आया 12 लाख। तो 12 लाख ये है अपान क्या होता है फॉर्मूला का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 200 इनटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 गुना 10 यानी कि 12 गुना 24% का रिटर्न है इनका। ठीक है 24% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 24%। आगे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कैश फ्लो स्टेटमेंट of the operating activities and investing activities on the basis of following information as at the March 2024। क्या क्या दिया है बेटा शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी में ऐसे ऐसे दिया है और उसके लिए वर्किंग नोट्स भी बनाए हैं और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी वर्किंग नोट बना है।
पहले 3 लाख था, 5 लाख हो गया है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अच्छी बात है। ठीक है, और क्या है? नॉन करंट एसेट्स में की अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, कितना 3 से 7 गए हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी की। नोट टू अकाउंट को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि इसी से हम लोग कल बेस करते हैं चीज़ों को। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, और जनरल रिजर्व में पहले 1.5 लाख था, अब 2 लाख हो गया, यानी कि 50,000 का डिफरेंस है। ये तो 50,000 कहाँ पे जाएगा बेटा? जब हम एनपीबीटी कैलकुलेट करते हैं। एनपीबीटी कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं बेटा? जनरल रिजर्व जो पहले 1,50,000 का था, अब 2 लाख हो गया है, इसका मतलब 50,000 का डिफरेंस है, उसको ऐड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 1.5 लाख का था और 3 लाख का हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1.5 लाख का डिफरेंस, उसको हम ऐड करेंगे। और तीसरी चीज हम क्या करते हैं बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर। कब का? ये ईयर नहीं, इस ईयर को हम देखते हैं। 1 लाख, 1 लाख, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 3। एक बार आपने एनपीबीटी कैलकुलेट कर दिया तो सारा काम आसान हो जाता है। तो बना लीजिए एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पहले सबसे पहले क्या लिखता है? एनपीबीटी कितना आया था बेटा? 3 लाख। इसमें हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या क्या आता है बेटा? बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में आपका 4 लाख पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 40,000। और कोई लॉस हुआ आपका, कोई लॉस आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया है, नहीं, तो वही उसी को ऐड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 40,000। ये कितना आ जाएगा? 3,40,000। ये जो आया उसको हम क्या करेंगे बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, अब हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। देख लीजिए क्या है। सबसे पहले करंट लायबिलिटी देख लीजिए। करंट लायबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपके ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं होता, ये फाइनेंसिंग का हिस्सा होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका फाइनेंसिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं होता, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होता है कि आप करंट ईयर के
आप जो आपका टैक्स है उसको ऐड करते हो एलपीपीटी कैलकुलेट करते समय, और लास्ट ईयर का जो 50,000 है उसको हम लेस करेंगे एट लास्ट 50,000। तो इनके साथ कुछ नहीं होगा, ये दो ही आइटम के हैं। आगे देखिए, करंट एसेट्स देख लीजिए। करंट एसेट्स में क्या है, एक इन्वेंट्री है, पहले 2.5 लाख का था, अब कितने का हो गया बेटा, 2 लाख का हो गया। इसका मतलब 50,000 से कम था, तो इसका मतलब ऐड होगा। और ये क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल पहले 4 लाख का था, 3 लाख का हो गया, कम हो गया। ये भी ऐड होगा। तो ये इन्वेंट्री भी 50,000 ऐड होगा, क्योंकि नुकसान जो होता है वो ऐड होता है। 50,000 का इन्वेंट्री और 1 लाख का ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री कितने का बेटा, 50,000 का, और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 1 लाख का। ये दोनों ऐड होंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 0009। ये क्या आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, टैक्स, प्रीवियस ईयर के टैक्स को लेस कर देंगे। कितना है, 50,000। 50,000 अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा 4,40,000 आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन लगे तो 4,40,000 यहाँ, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, और उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे क्या बोला था, तो ये आपके ओवरऑल है, आपके पेपर का ऐसे पैटर्न पूछा जाता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग ये देखा होगा कि किस प्रकार से पेपर का पैटर्न था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू।